हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर पेपर में जो यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे थे। 117 क्वेश्चन कर चुके हैं फिजिक्स में और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा वो फिजिक्स के लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन कर लेंगे और 150 क्वेश्चन ही इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर करेंगे। जो आने वाला पेट एग्ज़ाम है उसमें ये सब वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ज़रूर से ज़रूर देखिए क्योंकि हम लोग ऑप्शंस का भी एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट हमें दे रहा है कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। तो अगर हम 150 क्वेश्चन पढ़े हैं तो अगर 150 क्वेश्चन पढ़े हैं तो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हम पढ़े हैं इसका मतलब। और ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं तो इन्हीं को देख के आप जा सकते हैं। अगर 5 नंबर का पूरा साइंस आ रहा है तो इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फिजिक्स है, बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, बायो का भी बहुत ब्रॉड सिलेबस है और आना 5 नंबर का है तीनों से मिला के, तो इतना ही पढ़ना सफिशिएंट होगा। तो आइए आज हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 117 तक कर लिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 118 से स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुम्बक की अगर हम बात करें तो विद्युत चुम्बक को हम लोग नरम लोहे से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगर हम मैग्नेट की बात करें यानी चुम्बक की बात करें तो ये लोहे का भी बनता है यानी आयरन का भी बनता है और ये इस्पात का भी बनता है, दोनों का बनता है। लेकिन एक अंतर है, आयरन से जो बने मैग्नेट होते हैं वो अस्थायी होते हैं यानी नॉन परमानेंट मैग्नेट होते हैं, लेकिन इस्पात से बने हुए मैग्नेट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो अगर मान लो अभी तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है तो वो तो नरम लोहे से तैयार होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। लेकिन अगर कल को पूछ लें कि अस्थायी चुम्बक किसके बनते हैं तो वो आयरन के बने होते हैं यानी लोहे के बने होते हैं, और पूछ ले स्थायी चुम्बक या परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं तो वो इस्पात के बने होते हैं। तो इनको भी हमें ध्यान रखना है और क्वेश्चन नंबर 118 को भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चुंबक से यही एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, वो भी 2016 में आया हुआ है। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन नंबर 119 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 119 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ, एक है आपका ट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। ट्रांसमीटर का काम ये होता है कि ये ध्वनि तरंगों को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं मतलब कि रेडियो तरंगों को उत्पन्न करती हैं। ट्रांसमीटर तो पहली तो एक इकाई हो गई ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ये रेडियो तरंगों को उत्पन्न करने का काम करती हैं। अब रेडियो तरंगें उत्पन्न हो गई। दूसरा होता है हमारा ट्रांसमिशन चैनल। ये क्या करती हैं, जो रेडियो तरंगें उत्पन्न हुई हैं उनको क्या करती हैं, प्रेषित करने का काम करती हैं। यानी कि ट्रांसमिशन चैनल वो होता है जिनके माध्यम से उत्पन्न हुई रेडियो तरंगों को हम प्रेषित कर पाते हैं, वो ट्रांसमिशन चैनल कहलाता है। तीसरा पॉइंट आता है रिसीवर। ये रिसीवर क्या होता है, जो रेडियो तरंगों को रिसीव करने का काम करती हैं वो रिसीवर कहलाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ होंगी, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। एक क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है रेडियो तरंगों को, और एक क्या करता है ट्रांसमिशन चैनल, जिसके माध्यम से हम रेडियो तरंगों को प्रेषित कर पाते हैं। और ट्रांसमीटर वो होता है जो रेडियो तरंगों को उत्पन्न करने का काम करता है। तो एक पहले उत्पन्न करेगा, दूसरा उसको प्रेषित करवाने का काम करेगा और तीसरा उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यही तीनों हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 119 में। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है तो उसमें शोर
किसको बोलते हैं, शोर क्या होता है, जो यानी कि जो शोर का मतलब ऐसा साउंड जो अनप्लीजेंट हो, तो वो शोर किसको प्रदर्शित करता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है तो उसमें शोर उसको बोलते हैं कि कोई अवांछित सिग्नल्स हैं जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण दोनों में बाधा डालते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कानों को नुकसान पहुंचाने वाले तेज संगीत। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तेज संगीत जो है वो हमारा शोर में नहीं जाएगा। ऐसी ध्वनि सुनना जो सुनने योग्य नहीं है। देखिए शोर उसको ही बोलते हैं जो अनप्लीजेंट वॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सही होगा। और अवांछित संवेदनाएं जो संदेशों में बाधा डालती हैं। तो अब बात करते हैं ए और डी में। तो देखिए यहाँ पे सिग्नल्स वाला सही होगा। वो शोर क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शोर क्या होता है, ऐसे सिग्नल्स यानी कि ऐसे अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डाल रही होंगी, वो शोर कहलाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालें, वो शोर कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से यही दो क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 119 और 120, और कोई यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब इसके बाद आधुनिक भौतिक यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। तो आइए मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 इसमें दिया हुआ है कि भूतापीय सर्वेक्षण यानी कि जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया था। अब ऑप्शंस हैं एमटी साउंडिंग, टीईएम साउंडिंग, यूटीईएम साउंडिंग या स्केलमबर्गर साउंडिंग। तो देखिए इन्होंने बात करी है जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग की। अगर हम जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग की बात करेंगे तो उसमें स्केलमबर्गर साउंडिंग का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब अगर ऑप्शंस की बात करें तो अगर जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग का काम स्केलमबर्गर साउंडिंग करता है तो एमटी साउंडिंग का क्या काम है, टीईएम साउंडिंग का क्या काम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया होता है एमटी साउंडिंग। तो एमटी साउंडिंग का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए कि एमटी साउंडिंग में एम और टी का मतलब क्या है। एमटी का मतलब है मैग्नेटोटेलुरिक्स। तो मैग्नेटोटेलुरिक साउंडिंग का क्या काम होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोफिजिकल मेथड है जो क्या पता लगाता है कि कोई अर्थ का सब सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करने का काम करता है। तो एमटी साउंडिंग का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करने का काम करता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोफिजिकल मेथड है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे थी जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग को पूछ लिया है। अगर यहीं पे ये पूछ लें कि अर्थ से सब सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है, तो एमटी साउंडिंग। एमटी साउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है अर्थ के सब सरफेस पे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जियोफिजिकल मेथड है। बात करें अगर हम टीईएम साउंडिंग की, तो टीईएम साउंडिंग का पहले तो फुल फॉर्म तो ट्रांसिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंडिंग, ट्रांसिएंट टी और ई इलेक्ट्रो और एम मैग्नेटिक, तो ट्रांसिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंडिंग। इसका काम क्या होता है, डिटेक्टिंग रेजिस्टिव जोन्स यानी कि प्रतिरोध क्षेत्रों का पता लगाने का काम करता है। क्या काम होता है इसका, डिटेक्टिंग रेजिस्टिव जोन्स। तो अगर क्वेश्चन हो जाए हमारा कि ये रेजिस्टिव जोन्स का पता लगाने के लिए किस साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा टीईएम साउंडिंग। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, एमटी साउंडिंग का यूज़, टीईएम साउंडिंग का यूज़ और स्केलमबर्गर साउंडिंग का यूज़। तो जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में मतलब जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग किस साउंडिंग से पता चलता है, तो स्केलमबर्गर साउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 121 में। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दिया हुआ है कि 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि संशोधित प्रतिरोधक उपायों में, प्रतिरोधक उपायों का मतलब है रेजिस्टिव जोन्स का डिटेक्ट करने में किस का यूज़ किया जाता है, किस साउंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने बताया था आपको कि रेजिस्टिव जोन्स का पता लगाने के लिए हम टीईएम साउंडिंग का प्रयोग करते हैं,
ट्रांसिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऑप्शंस का एनालिसिस हम लोग वहाँ पे किए थे तो उसका यूज़ यहाँ पे मिल गया कि वो क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार इन्होंने रेजिस्टिव जोन्स को पूछा था, तो यहाँ पे हमारा TEM साउंडिंग होगा। अब स्केलमबर्गर साउंडिंग हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग के लिए हम लोग स्केलमबर्गर साउंडिंग का यूज़ करते हैं। MT साउंडिंग, तो MT साउंडिंग का हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करने का काम करते हैं, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटेक्ट करने का लिए हम लोग MT साउंडिंग का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है मैग्नेटोटेलुरिक्स। तो MT साउंडिंग, TEM और स्केलमबर्गर, ये तीनों आपको पता हो गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। UTM साउंडिंग, ये पता नहीं कौन सी साउंडिंग है, मिला ही नहीं, हमें लगता है ऐसी कोई साउंडिंग है नहीं। UTEM साउंडिंग, MT साउंडिंग है, TEM साउंडिंग है और स्केलमबर्गर साउंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट, TEM साउंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिव जोन्स का पता लगाने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² फॉर्मूला दिया था। उनका ये कहना था कि जो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसमें भी क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और प्रकाश का वेग यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है c है, तो E बराबर mc² होगा। और इसी डिस्कवरी को इन्होंने क्या बोला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। तो यहाँ पे कौन है जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है ये भी आपको पता चल गया, E बराबर mc²। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ऑप्शंस को एनालिसिस कर लेते हैं। पहला है मैडम क्वेरी, तो मैडम क्वेरी ने रेडियम को डिस्कवर किया था। तो अगर रेडियम की डिस्कवरी पूछ लेगी किसने किया था, तो मैडम क्वेरी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर C में अल्फ्रेड नोबेल दिया हुआ है, तो डायनामाइट को डिस्कवर किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तो अगर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो मैडम क्वेरी रेडियम, और अल्बर्ट आइंस्टीन E बराबर mc², जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, और चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का B ऑप्शन करेक्ट है। एक बात और जान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो E बराबर mc² है। 1905 में ही इन्होंने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। इन्होंने मतलब कि जो क्वांटम सिद्धांत है यानी कि क्वांटम थ्योरी है उसको आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, लाइट की एनर्जी होती है, वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है और प्रकाश के वेग से चलते हैं। तो और इसको इन्होंने नाम दिया, इन बंडलों को, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स थे इनको इन्होंने क्वांटा बताया। इनका नाम दिया क्वांटा या फिर फोटोन। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा को इन्होंने बताया hv के बराबर होता है प्रत्येक फोटोन की एनर्जी, यानी कि फोटोन एनर्जी। अगर हम फोटोन एनर्जी की बात करें तो फोटोन एनर्जी को इन्होंने hv के बराबर बताया, जहाँ पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और v क्या है, वो विकिरण आवृत्ति है। v क्या है, विकिरण आवृत्ति। और इसी डिस्कवरी के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल अवार्ड दिया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन को किसके आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया होगा। नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं दिया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया है।
कभी कभी पूछ लेते हैं किस ईयर में दिया गया है, तो 1921 में नोबेल अवार्ड दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने के लिए। तो ये दो डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट आइंस्टीन की। एक तो ये है कि इन्होंने E बराबर mc² दिया जो 1905 में, और 1905 में ही इन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया, और जो बाद में चलकर 1921 में फ़िज़िक्स के लिए नोबेल अवार्ड भी मिला। और इन्होंने फ़ोटोन एनर्जी को बताया है, फ़ोटोन एनर्जी बराबर hv, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है और v क्या है, विकिरण आवृत्ति। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124, और इसमें दिया हुआ है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए, चुंबकत्व नियम के लिए, सापेक्षता नियम के लिए या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए। देखिए, सापेक्षता का नियम यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आइंस्टीन ने दी है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का नियम यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आइंस्टीन ने दिया है। 1905 में ही दोनों दिया है, E बराबर mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी मैंने बताया है। लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इन्होंने बताया प्रकाश की जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडल्स में यानी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, जो प्रकाश के वेग के बराबर चलती है। और इन पैकेट्स को, इन बंडल को उन्होंने क्या बोला, फोटोन बोला या क्वांटा बोला, और फोटोन एनर्जी को बताया hv के बराबर, और इसीलिए इनको 1921 में नोबेल अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चंस आइंस्टीन से ही बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे। 2019 में आए, 2020 में आए, तो बहुत सारे क्वेश्चन इनके आसपास से पूछे जा रहे हैं। तो आपेक्षिकता सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, सब यही क्या है, E बराबर mc², जिसको आइंस्टीन ने 1905 में दिया था। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ऑप्शन में जे थॉमसन दिया हुआ है, तो एक ये सब ने याद कर रखा होगा ना, ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने डिस्कवर किया। तो जे थॉमसन का क्या होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। रदरफोर्ड आया है, तो पर यहाँ पे P क्या है, प्रोटॉन, और R क्या है, रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का क्या होगा, प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रॉन का कभी पूछ ले तो चैडविक होगा, चा से चैडविक। तो यहाँ पे जे थॉमसन का भी आपको पता चल गया, रदरफोर्ड का भी पता चल गया, और एल्बर्ट आइंस्टीन का भी डिस्कवरी पता चल गया। नील्स बोहर की कोई डिस्कवरी नहीं है इतनी फेमस जिनको डिस्कशन किया जाए या जहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और हम लोगों ने ए और बी का भी एनालिसिस कर लिया, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में दिया हुआ है, न्यूक्लियर बम बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। और तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का यूज़ करते हैं। अब देखिए, थोरियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो अपने भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें कौन से ऐसे स्टेट्स हैं तो जहाँ पे थोरियम पाया जाता है, तो साउथ की दो कंट्रीज़ को आप ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु, दोनों अगल बगल एडजेसेंट सिटीज़ हैं, वो सॉरी स्टेट्स हैं। और इन दोनों का ही नाम ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और केरल। बात करें फिर और कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे थोरियम पाया जाता है, तो वेस्ट में राजस्थान हो गया आपका, और झारखंड हो गया इधर ईस्ट साइड में। तो आपको झारखंड का नाम याद रखना है, और राजस्थान का नाम याद रखना है, केरल और तमिलनाडु का याद रखना है, आंध्र प्रदेश भी। तो ये पांच स्टेट्स हैं जहाँ पे थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अपने भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया हुआ है कि क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो देखिए, AC क्रॉम्पटन थे, AC क्रॉम्पटन, जिन्होंने क्या दिया, क्रॉम्पटन प्रभाव। और इसमें क्या था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रकीर्णित करेंगे तो एक्स किरणें जो हैं उनकी आवृत्ति बदल जाएगी।
AC क्रॉम्पटन ने क्रॉम्पटन प्रभाव बताया और उस क्रॉम्पटन प्रभाव में इन्होंने ये बताया कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को प्रकीर्णित करें तो जो एक्स रे है उनकी आवृत्ति बदल जाएगी। और यही बताने के लिए इनको 1928 में क्या मिल गया, नोबेल मिल गया फिजिक्स का। 1928 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, 1928 में। अब अभी हमने पढ़ा था 1921 का नोबेल मिला था ये अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और देखिए 1928 का जो नोबेल है वो क्रॉम्पटन को मिला, AC क्रॉम्पटन को मिला। किस लिए मिला? इन्होंने क्रॉम्पटन प्रभाव दिया। क्रॉम्पटन प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को प्रकीर्णित करने पर एक्सरे की किरणें क्या होंगी, एक्सरे किरणों की आवृत्ति बदल जाएगी। तो यानी कि क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो वो एक्सरे किरणों में होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है ध्रुव, हर्षा, अप्सरा या विपुला। तो देखिए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा। और ये BARC प्रथम रिएक्टर, जो हमारा प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का, वो BARC में बनाया गया है, यानी कि भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। और ये हमने USA की हेल्प से बनाया था। किसकी हेल्प से बनाया था? USA की हेल्प से बनाया था, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? अप्सरा है। और ये भी ध्यान रखना है कि कब बना था, डेट भी इम्पॉर्टेंट है। डेट की अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 1956। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे 4 अगस्त ध्यान रहे न रहे, 1956 ध्यान रखना है। प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, भारत का भी, एशिया का भी, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से बनाया था। और BARC भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर, जहाँ पे ये प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। तो इसके बाद क्या गए, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।